अब जान लेते हैं मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। अब इसमें आपका जो मेटल्स का धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों को आपको पढ़ना है और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम गुणों को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें आपके पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है धातु। तो धातु के भौतिक गुण हो गए, जैसे मेलिएबिलिटी हो गई, मतलब कि आपके आघात वर्ध हो गई बात। तो आघात वर्ध मतलब कि ऐसे मेटल्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, आप शीट्स बना सकते हैं, परत बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोने की परत चढ़ाना, सिल्वर की आपकी जो परत है, चांदी की परत है, अर्क है जो किस पे, मिठाइयों पे, तो वो सब क्या हो गया, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आघात वर्ध हो गया। अब इसको, इस मेटल को हम एक शीट में बदल सकते हैं। दूसरे पॉइंट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। आप किसी भी मेटल को आप एक वायर में बदल सकते हैं, तो सबसे अच्छा उसका मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तन्य मेटल कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें सिल्वर होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मोस्ट मेलिएबल में आपका हो जाएगा सिल्वर और गोल्ड, और मोस्ट डक्टाइल में सिल्वर आपका आपका गोल्ड एयू गोल्ड होता है, तो गोल्ड आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तन्यता वाली प्रॉपर्टी गुण होता है आपका गोल्ड के अंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्या कि मेटल्स जो होते हैं, जो धातु होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किस विद्युत और आपके ऊष्मा के क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। फिर ये लश्चरस होते हैं, मतलब ये चमकदार होते हैं। ये सोनरस होते हैं मेटल्स, धातु, मतलब ये इनमें आवाज आती, ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर ये मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, ठोस होते हैं, किसमें, रूम के टेम्परेचर पे ये ठोस होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब बात कर लेते हैं इनका उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो सारे आपके भौतिक गुणों के बारे में हो गया, जो हो गई धातु के बारे में। अब इनसे आपसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके क्वेश्चन आते हैं अपवाद पे। तो जितने पीवाईक्यूज आपने अभी तक सॉल्व करे होंगे, तो आपने अपवाद पे क्वेश्चन देखे होंगे, जिसमें किस तरह से स्टेटमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ अपवाद क्या हो सकता है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, मेलिएबल मतलब आघात वर्ध, आघात वर्ध, आघात वर्ध, हाँ आघात वर्ध। अब आघात वर्ध मतलब मेलिएबिलिटी, मतलब हम शीट्स में, एक चादर में बदल सकते हैं। पर क्या खुद सोचो, मरकरी, मरकरी कैसा है, एक मेटल है, एक धातु है, पर कैसी धातु है, लिक्विड, तरल है वो धातु, कौन सी, मरकरी। तो क्या मरकरी की चादर बन सकती है, नहीं बन सकती। इसी तरह से क्या मरकरी कोई वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। इसी तरह से क्या मरकरी ठोस है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नहीं। तो इसका मतलब कि मरकरी आ गया अपवाद में। तो अब अगर स्टेटमेंट आ जाएगी, किस तरीके से, स्टेटमेंट को समझिएगा। स्टेटमेंट किस तरीके से है कि ऑल मेटल्स आर मेलिएबल। क्या मैंने बोला कि सारे जो मेटल्स हैं, सारे जो धातु है, वो क्या है, आघात वर्ध है। ये स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या दी गई कि ऑल मेटल्स आर मेलिएबल। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? अगर हमको इस स्टेटमेंट के अपवाद नहीं पता होंगे, तो हम तो इसको टिक लगा कर आ जाएंगे, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर इस दोनों ठीक लगाने से क्या हो जाएगा, आंसर दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑल वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये गलत है। यहां पर होता कि सम मेटल्स या मोस्टली मेटल्स आर मेलिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें अपवाद भी आ गया मरकरी का, तो वो क्या है, वो आपका मेलिएबल। इसी तरह से आपको सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम भी क्या है, एक धातु है, पर धातु होने के साथ साथ वो इतनी सॉफ्ट है कि उसको नाइफ से, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या, इसकी भी क्या चादर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसको भी क्या तन्यता दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि सभी धातु आपकी आघात वर्ध है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी, सभी धातु क्या हो जाएगी आपकी, ठोस है क्या रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल तापमान पर, तो यहां भी उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि अपवाद आ जाता है मरकरी का वापस। तो मरकरी कैसा है, तरल है रूम टेम्परेचर पे। तो आपके जितने भी मेटल्स के गुण हैं, भौतिक गुण हैं, इसमें अपवाद है। उस अपवाद से ही क्वेश्चन आते हैं, उस अपवाद को ही समझना है, उसी अपवाद को और समझते हैं। जैसे कि आपका डक्टिलिटी और ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार आया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या है कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी धातु क्या है, सुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा के। ठीक है, यहाँ पे आया तो क्या हो गया, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। लेड और मरकरी क्या होता है, ये आपकी सुचालक नहीं होकर ये कुचालक हो जाती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लश्चरस। लश्चरस मतलब चमकदार। सारे मेटल्स लश्चरस है, नहीं है, क्योंकि सोडियम
सोडियम लेस्टरस नहीं है, ठीक। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ठोस नहीं, मरकरी नहीं है। सोनरस ध्वनि युक्त है नहीं है भाई, मरकरी कैसे ध्वनि निकाल सकता है, सोडियम कैसे ध्वनि निकाल सकता है, पोटेशियम कैसे ध्वनि निकाल सकता है, वो इतना सॉफ्ट है तो वो कैसे, ठोस है ही नहीं, जब ठोस नहीं है तो ध्वनि नहीं निकालेगा, ठीक है। फिर अब आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। चलो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक है किसका, सारे मेटल्स का, सारे जो आपकी धातु है उनका उच्च गलनांक है, ये हमने देखा। पर यहाँ वापस से अपवाद आ गया, क्या, गैलियम और सीजियम इसका उच्च गलनांक नहीं होता है, ठीक है, गैलियम और सीजियम इसका उच्च गलनांक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी अपवाद है। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपको अपवाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अधातु। अधातु मतलब नॉन मेटल्स के भौतिक गुणों के बारे में। सारे मेटल्स के गुण आपको समझ में आ गए, क्वेश्चन में किस तरह से आता है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप पीवाईक्यूज करेंगे ना सॉल्व, तो आपको मजा आएगा करने में। इस सेशन को जरूर देखना पूरा कंप्लीट, आपसे सेशन से पूरी केमिस्ट्री आपकी फिनिश होने वाली है। चलो, नॉन मेटल्स में अधातु में ब्रिटल होती है, मतलब ये आपकी भंगुर होती है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सारी। अब आपका स्टेटमेंट इससे भी आता है कि क्या सभी अधातु आपकी कुछ होती हैं, तो नहीं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, पर नॉन मेटल के होने के साथ साथ ये कैसी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। नॉन लेस्टरस सारी क्या होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है, डल सी होती हैं। पर अपवाद आया, अपवाद क्या आया, ग्रेफाइट, सॉरी आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि क्या है, लस्टरस नॉन मेटल है, मतलब शाइन करता है, वो शाइनी होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पाया जाता है। लिक्विड में कौन सा नॉन मेटल है, लिक्विड में नॉन मेटल आपको याद रखना है ब्रोमीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स या कि क्षारीय धातुएं कौन सी होती हैं, क्षारीय धातुएं, कौन सी धातुओं की बात हो रही है, क्षारीय धातु, मतलब ऐसी धातु है जो कि क्षारीय है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या मैंने बोला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये कैसी हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। और इनका क्या होता है, इनका घनत्व, इनका जो घनत्व है या डेंसिटी है इनकी बहुत ही कम होती है। एल्कली अर्थ मेटल्स की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका घनत्व, डेंसिटी बहुत कम होती है। साथ ही साथ इनका जो गलनांक है बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और इनकी डेंसिटी भी कम होगी और ये चाकू से काट दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए इधर एल्कली मेटल्स के। अब बात कर लेते हैं किसकी, हम रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम गुण देखेंगे धातु के, और धातु का गुण देख रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब कि धातु को किसके साथ कंबाइन करना है, मतलब मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है। इससे बहुत क्वेश्चन आया है, बिलीव करो, अभी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी साथ में तब आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन आए हैं, जो मैं अब आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैंने बोला, एक मेटल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, आपकी ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और क्या बना रहा है, मेटल का ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। ये जो मेटल ऑक्साइड बना, ठीक है, मेटल की रिएक्शन, धातु की रिएक्शन किसके साथ हुई, धातु की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बना। ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, इससे क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है, बेसिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं, ठीक है, इनका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया। अब आपको पता है कि एक लिटमस पेपर है जिसमें ब्लू से अगर रेड हो रहा है, क्या मैंने बोला, एक लिटमस पेपर है जो ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब अगर कोई एसिड है तब वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और अगर बेस है तो किस में कन्वर्ट होगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बोला, BAR से याद करते हैं, BAR, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझते चलेंगे साथ साथ। BAR, अगर एसिड है तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, अगर बेस है तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या चीज बोली कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं नेचर में। इसका मतलब कि वो बेसिक है नेचर में। अब जब वो बेसिक है नेचर में, इसका मतलब अगर लिटमस पेपर की बात करी जाएगी, लिटमस पेपर की, तो वो किससे किससे कन्वर्ट होगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कोई भी आपको मेटल दे दिया, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल बहुत दिया गया, मैग्नीशियम की रिएक्शन, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, MgO बनेगा। MgO बना, ये PYQ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इस पहली प्रॉपर्टी से जो
आपका रासायनिक गुण है धातुओं का, उससे पहला PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है। धातु की रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। क्या बना? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि ये धातु का ऑक्साइड बना। ठीक है, धातु समझते चलेंगे, धातु का ऑक्साइड बना। ये धातु का ऑक्साइड कैसा है? ये हमारा है बेसिक नेचर में। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब कि ये हमारा कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, जब ये क्षारीय है, इसका मतलब अगर कोई सॉल्यूशन होगा उसमें ये पड़ा होगा तो वो लिटमस पेपर में क्या चेंज हो जाएगा? वो लिटमस पेपर आपका रेड से ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेस होता है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस की तरफ कन्वर्ट कर देता है। ये क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फिर कॉपर ऑक्साइड हो गया, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? वो आपके क्षारीय इन नेचर होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जो बेसिक ऑक्साइड्स आते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस से रेड ना कन्वर्ट करके रेड से ब्लू करते हैं, क्योंकि हमने देखा BAR का उल्टा कर दिया, RAB, तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट किया। ये आपसे कई बार PYQ में पूछा गया है, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो जरूर इस क्वेश्चन को आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, अब इसी जगह पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉपर का। तो बस हमें चीज वही याद रखनी है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर का रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। क्या बना? कॉपर का ऑक्साइड बना, इसका मतलब CuO बना। तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना। ये भी कैसा है? बेसिक है नेचर में, और बेसिक है नेचर में तो किससे किससे कन्वर्ट करेगा? रेड लिटमस टू ब्लू, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया, ये दोनों क्या करते हैं? ये आपकी रिएक्शन HCl एसिड के साथ भी करेंगे और ये रिएक्शन अपने बेस के साथ भी करेंगे। अगर ये हमारा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एल्यूमिनियम, तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखा रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको उभयधर्मी बोलते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक इसका एग्जांपल हो गया। पहले वाले केस में बन गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरे वाले में बोल गया सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ये आपका एम्फोटेरिक नेचर ऑफ आपका मेटल्स की बात हो गई। मेटल्स जो होते हैं ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, उभयधर्मी गुण भी अपना शो करते हैं, जिसमें कि वो आपके इनके ऑक्साइड्स मतलब मेटल के ऑक्साइड्स एक बार आपकी रिएक्शन HCl के साथ भी दिखा सकते हैं और एक बार रिएक्शन बेस या NaOH के साथ भी दिखा में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्या सोडियम और पोटेशियम की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो देखो सोडियम और पोटेशियम क्या एक मेटल्स है, तो सोडियम और पोटेशियम की एफिनिटी क्या होती है? वाटर और एयर के साथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों की एफिनिटी किसके साथ हो गई ज्यादा? एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको किसमें स्टोर किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, जिससे कि ये आग ना पकड़ पाए। इसी जगह पे एक और टर्म होता है, एक और आपका होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस क्या है? ये आपका एक नॉन मेटल हो जाता है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, तो ये इस नॉन मेटल को किसमें रखते हैं? इसको आपको पानी के अंदर रखना होता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी एयर के साथ होती है बहुत ज्यादा तेजी से, इसीलिए इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है और ये एक अधातु है, नॉन मेटल के अंदर आता है। ठीक है, मैंने क्या बात करी? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है? धातु है। धातु के साथ साथ आपका सोडियम पोटेशियम का क्या हमने देखा था? सोडियम और पोटेशियम इधर देखा था हमने, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम का क्या हो गया? इसको आपको नाइफ से आप कट कर सकते हैं, प्लस इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका गलनांक जो आपका लो होता है, फिर आपकी इसकी डेंसिटी घनत्व में भी क्या होता है? लो होता है। इसको नाइफ से काटा जा सकता है। साथ साथ इसको स्टोर किसमें करते हैं? केरोसिन में स्टोर करते हैं। पानी और एयर के साथ इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, तुरंत ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, साथ साथ हमने क्या देखा कि नॉन मेटल जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को किसमें स्टोर करके रखते हैं? पानी में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ लेता है अगर इसमें एयर के साथ कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब साथ साथ आप देख लीजिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये सारे जो मेटल्स हैं इनको एक ऑक्साइड इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि फर्दर इसका ऑक्सीकरण ना हो सके। इसी तरह की प्रॉपर्टी को बोल देते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या हो जाता है? एनोडाइजिंग
ठीक है। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्साइड की लेयर किसके ऊपर, आपकी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है। तो अब वो फर्दर उसमें कोरोजन ना हो, इसीलिए एनोडाइजिंग की प्रॉपर्टी को उसमें लगाया जाता है, जिससे कि ऑक्साइड की लेयर उसमें एक तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म कर दिया जाता है। सिंपल एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल में कर रहे हैं, तो हम एल्यूमिनियम में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड की लेयर्स को डिपॉजिट कर दे रहे हैं जिससे कि फर्दर उसका कोरोजन या उसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, किसी केमिकल प्रॉपर्टी धातु की रासायनिक गुणों में हम देखने जा रहे हैं अब किसकी, वाटर के साथ रिएक्शंस, किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शंस होती है। इसमें हम सोडियम पोटेशियम सब चीज और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से धातु की रिएक्शंस होती हैं पानी के साथ। तो इससे पहले जान लेते हैं कि प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला जो है, रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, तो उसमें कुछ धातु जो ऊपर है और कुछ धातु जो नीचे है, उसके हिसाब से इनकी रिएक्शंस होती हैं वाटर के साथ, पानी के साथ। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये आपको पूरी ये एक सीरीज दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, बेस होता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं और इससे नीचे वाले लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, मतलब ये प्रतिक्रियाशील कम होते हैं नीचे वाले और ऊपर वाले ज्यादा होते हैं। और इसमें मैक्सिमम की जो बात करी जाए तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी एफिनिटी या इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोजीशन है वो एकदम टॉप पे है। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं पानी के साथ या हवा के साथ, सबके साथ। ठीक है, अब इसको आइए समझ लेते हैं किस तरीके से इनकी रिएक्शन आपकी होती है पानी के साथ और किस तरह से आपके एग्जाम में इसको पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहली हो गई रिएक्शन आपकी, अगर मैं सिंपल बोलूं कि कोई भी धातु है, तो कोई भी धातु अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, तो ये धातु हो गई। और धातु ने किसके साथ करा, पानी के साथ अभिक्रिया करी और क्या बनाया, मेटल का ऑक्साइड बनाया, मतलब धातु ऑक्साइड बना आपका। तो ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड्स बने और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो कौन सी गैस रिलीज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज करती है। गैस का नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है और ये हाइड्रोजन गैस बहुत सारे कारणों का, मतलब बहुत सारी चीजों का कारण बनती है। अभी हम आगे चल के देखें किस तरह से आपके हाइड्रोजन के रिलीज होने से कभी कभी कोई धातु आग लग जाती है उसमें, कभी कभी कोई धातु तैरने लगती है पानी में। तो किस तरह से हाइड्रोजन के रिलीज होने से, हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका मतलब कि अगर मेटल जो धातु का ऑक्साइड बना, जब धातु ने पानी के साथ अभिक्रिया की, इसके बाद जब धातु का ऑक्साइड फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, मतलब अब मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जब धातु ऑक्साइड की फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये आपको समझ में आ गई। तो पहली चीज क्या समझे आपकी, मेटल की रिएक्शन जब पानी के साथ हुई, मेटल ऑक्साइड बना विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अभी हम जस्ट समझने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है अगर सोडियम और पोटेशियम जो कि हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब सबसे ऊपर है आपकी ये जो प्रतिक्रियाशीलता वाली जो श्रृंखला है, इसमें सबसे ऊपर आपको पोटेशियम और सोडियम देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी एफिनिटी पानी के साथ या हवा के साथ बहुत तेज से होती है और ये जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में, संपर्क में आता है तो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए क्या करा जाता है, इसको कहां रखा जाता है, इन दोनों को रखा जाता है केरोसिन के अंदर। तो अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पोटेशियम और सोडियम को कहां रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिक्रियाशीलता है वो सर्वाधिक होती है, बहुत तेज होती है हवा और पानी के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, अब आपके एग्जाम में एक वर्ड लिखा होता है कि ये रिएक्शन किसके साथ करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन ठंडे पानी के साथ भी कर सकता है, मतलब ये ठंडे पानी के साथ भी प्रतिक्रियाशील होता है। तो एग्जाम में वर्ड लिखा आता है कौन से पानी के साथ, तो कोल्ड वाटर आपको याद रखना है, ठंडा पानी आपको याद रखना है। ठंडे पानी के साथ ये अभिक्रिया करता है और कोल्ड वाटर के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से ये हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है आग लगाने के लिए, मतलब फायर कॉज करने के लिए ये हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल हुई। तो जो हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल है
किसमें, पोटेशियम और सोडियम गैस में, वो क्या करती है, आग लगाती है और बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी रिएक्शन ये होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं, हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हम यहां तक हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम भी रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है किस पानी के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज होती है, पर यहां पर कम जो एनर्जी है रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, तो ये कम ऊष्माक्षेपी होते हैं, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और ये हाइड्रोजन जो कैल्शियम में रिलीज हुई उसका कारण क्या हो जाता है, ये कैल्शियम को तैराने में मदद करता है। तो जब भी कैल्शियम की रिएक्शन पानी के साथ हो रही है तो ये क्या करता है, पानी में कैल्शियम को तराता है, कौन, हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ। पहले में हमने देखा कि आग पकड़ती है किसकी वजह से, हाइड्रोजन के रिलीज होने की वजह से। दूसरे में कैल्शियम में हमने देखा कि हाइड्रोजन के रिलीज होने की वजह से कैल्शियम तैरने लगता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं क्या, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिलीज होना क्या करेगा, मैग्नीशियम को तैरने में मदद करेगा। तो तैरने वाला 2 पॉइंट याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों तैरते हैं, सोडियम पोटेशियम आपके आग पकड़ते हैं। 2 चीजें याद हो गई आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। हमने कहां पहुंचे, मैग्नीशियम तक हो गया। मैग्नीशियम ये दोनों क्या करते हैं, ये तैरते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों आग पकड़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अब एल्यूमिनियम आयरन जिंक, एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये 3 की बात कर रहे हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, पर ये अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, ये अभिक्रिया करते हैं भाप के साथ। इसका मतलब इसकी अभिक्रिया हो जाती है किसके साथ, स्टीम के साथ। तो ये सारे एग्जैक्ट वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो गई, आपकी स्टीम के साथ। अब बात करते हैं नीचे वाले, मतलब लेड, कॉपर, मरकरी या सिल्वर, ये सब। तो इनकी जो आप अभिक्रिया देखेंगे तो इनकी रिएक्शन पानी के साथ नहीं होती। ठीक है, तो नीचे वाले जो हो गए आपके लेड, कॉपर, आपका गोल्ड, सिल्वर, इनकी अभिक्रिया पानी के साथ नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनकी रिएक्शन पानी के साथ नहीं हो रही। ठीक है, यहां तक आई होप आप सबको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि अभी रिएक्टिविटी सीरीज की हमको हर बार जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात लेते क्या, जब मेटल की रिएक्शन होती है किसके साथ, एसिड के साथ। अब धातु ने, अभी तक हमने देखा था पहले ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन हो रही थी, फिर हमने देखा किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। अब हम क्या देखने जाते हैं, धातु की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ हो रही है। तो कोई भी धातु अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना लेगा, वो सॉल्ट बना लेता है और साथ साथ वाटर को रिलीज आउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन कई तरह से पूछे गए हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कैसा क्वेश्चन दिया है, ये पीवाईक्यू मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। एक परख नली दे दी है, एक टेस्ट ट्यूब दे दी है, इसमें क्या करा, इसमें कॉपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने HCl को एक्ट कर दिया और डाल दिया। तो इसका हम अब फिर पूछेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट आपसे पूछा गया, क्या क्वेश्चन है फिर से समझेंगे। एक परख नली है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है, उसमें HCl की बूंदों को डाल दिया। HCl की बूंदों को डालने के बाद रिजल्ट पूछा कि ये कैसी अभिक्रिया होगी, क्या इसमें ये फास्ट रिएक्शन है कि स्लो रिएक्शन है। तो क्या क्वेश्चन का आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, तेज से रिएक्शन हो रही है, धीमी गति की रिएक्शन है, या मॉडरेट रिएक्शन है, या कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नो रिएक्शन इज पॉसिबल। इसका मतलब यहां पर क्या रिएक्शन हो गया, यहां पर नो रिएक्शन पॉसिबल की अभिक्रिया हुई नहीं, अभिक्रिया पॉसिबल होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हुई, HCl के साथ हुई, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पर अगर कॉपर के साथ यहां पर HCl की जगह क्या दे देते, H2SO4 दे देते। ठीक है, क्या मैंने बोला, HCl के साथ तो अभिक्रिया नहीं हुई, पर अगर H2SO4 दे देते क्वेश्चन में तो हाँ ये अभिक्रिया होती और क्या बन जाता, आपका वो कॉपर सल्फेट बन जाता और प्लस H2O रिलीज आउट हो जाता। क्योंकि मेटल की रिएक्शन जब आपकी एसिड के साथ होती है, वाटर और आपका सॉल्ट बन जाता है, तो CuSO4 आपका सॉल्ट बन जाता, CuSO4 सॉल्ट बन जाता और प्लस यहाँ पर वाटर रिलीज आउट हो जाता। अब साथ ही साथ हमने क्या देखा कि कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ नहीं हो रही है, पर एक अपवाद आ जाता है। क्या अपवाद है आपका, कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ हो सकती है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ नहीं होती है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया पीवाईक्यू वाला। पर एक और क्वेश्चन था कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन क्या HCl के साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यस, यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। इसका मतलब कि अब क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और आपका H2 बनेगा।
कॉपर क्लोराइड और H2 आपका ये बन जाएगा। किसकी? डायरेक्ट कॉपर की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है HCl के साथ, पर कॉपर के ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली। अब देखिए मेटल की रिएक्शन H2HNO3 के साथ मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होती है, मतलब एक तरह से वहां पर H2 जो रिलीज आउट नहीं होता, रिएक्शन हो रही है पर हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट नहीं हो रहा है। प्लस अगर मैग्नीशियम और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए। चलिए यहां तक हो गया। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है एक्वा रीजिया करके, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। इसकी कंसंट्रेशन पूछी जाती है, जो किस चीज से बना होता है, जो आपका कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 से बना होता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बना होता है। और इसमें इसकी परसेंटेज रेशियो पूछा जाता है, 3:1 के रेशियो में होता है HCl और HNO3। ये रेशियो होता है जो कि आपका ये कौन यूज करता है, ये सोनार लोग यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने में, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स। तो इनका क्या रोल होता है, ये डिसोल्यूशन का काम करता है, मतलब ये डिसोल्व कर लेता है गोल्ड को। तो अगर कोई बोले कि लाओ मैं सफाई कर दूं किसकी, आपके गोल्ड की, तो वो सीरियसली साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, वो डिसोल्विंग की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। आपका HCl HNO3 इस रेशियो में होता है, 3:1 के रेशियो में होता है। और ये एक्वा रीजिया रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है और एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि आपका रिएक्टिविटी सीरीज। इससे कई बार क्वेश्चन आया है, और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं अभी आपसे जस्ट डिस्कस करने वाली हूं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको पहले ही बताया, जो ऊपर होगा वो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। और ये हाइड्रोजन हमारा एज अ बेस माना जाता है, तो ये हमारा बेस हो गया। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, कालू, नाम, का, मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है। ठीक है, कालू, नाम का, मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है। इस हिसाब से आपको ये याद रखना है। देखो अब आपसे कुछ मेटल्स दे दिए जाएंगे, जैसे दे दिया गया आपका पोटेशियम दे दिया, ठीक है, जिंक दे दिया, फिर आपका कॉपर दे दिया और Hg दे दिया। इस तरह से आपको बहुत सारे मेटल्स दे दिए जाएंगे और इधर से भी दे दिया जाएगा। मान लो आपको कॉपर दे दिया, फिर आपको एल्यूमिनियम दे दिया, फिर आपको सिल्वर दे दिया, फिर आपको गोल्ड दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इनको आपको अरेंज करना है, आरोही या अवरोही, जो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो आप इसको ये आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पोटेशियम हो गया, फिर इसके बाद कौन सा आता है, फिर आपका आता है जिंक आता है, जिंक आ गया, फिर आपका कॉपर आ गया और फिर आपका मरकरी आ गया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले में, तो पहले हमारा क्या आ गया, इसमें एल्यूमिनियम आ गया, फिर आपका कॉपर आ गया, फिर आपका क्या हो गया, सिल्वर आ गया और फिर आपका गोल्ड आ गया। तो इस हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो आप इसके क्वेश्चंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। PYQ की, जो कि आपका प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला पे बेस्ड है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, जो ये आपका पॉप साउंड टेस्ट होता है, जिसमें H2 गैस रिलीज हुई, तो ये H2 गैस कौन सा आवाज निकालता है, तो ये आवाज निकालती है पॉप साउंड की। तो पॉप साउंड टेस्ट होता है। और साथ साथ आप एक बात और याद रखेंगे, ये H2 गैस निकलती है, ये कैसी होती है, ये तो कलरलेस होती है, मतलब रंगहीन गैस है, कलरलेस, रंगहीन। और दूसरी ये आपकी ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब कि ये आपको स्मेल भी नहीं आती, स्मेल मतलब स्मेल रहित होती है, मतलब आपकी इसमें सुगंध रहित आपकी ये गैस होती है। ठीक है, चलो आओ PYQ डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ये बताया कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी तो आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। किस तरह से, देखो जैसे एल्यूमिनियम और जिंक है, तो अब इसमें देखो एल्यूमिनियम और जिंक, तो एल्यूमिनियम और जिंक में एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का क्या है, पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे हमने देखा था क्या, CuSO4 प्लस आयरन, ठीक है, तो क्या रिएक्शन बनती है, FeSO4 प्लस में Cu, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें कि CuSO4 क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन है। CuSO4 क्या है, आपका एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है। और इसमें क्या कर दी, आयरन की
आयरन की नेल डाल दी, तो आयरन की नेल डालेंगे जैसे ही, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, जिसके हिसाब से FeSO4 के साथ कंबाइन होकर और Cu अकेला रह जाएगा। तो FeSO4 का ये बन गया अब सॉल्ट का सॉल्यूशन, और वो क्या रह गया, Cu अकेला रह गया। तो ये विस्थापन रिएक्शन है। इसका मतलब इसी तरह से ये सारी रिएक्शंस भी आपके ऊपर दी हुई हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहली रिएक्शन जो है Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस आपका क्या है, जिंक। तो अगर ये देखो Al, इसका मतलब कि जो ये ऊपर है, तो Al ऊपर है और जिंक नीचे है, ठीक है। Al ऊपर है, जिंक नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Al की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन अप है और जिंक की नीचे है, तो इसका मतलब Al का पूरा सॉल्यूशन देके रखा है, Al का एल्यूमिनियम को सॉल्ट सॉल्यूशन देके रखा है। तो क्या एल्यूमिनियम का सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक इसको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जिंक नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम के सॉल्यूशन को सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये ऊपर होता, जिंक ऊपर होता तो जरूर कर लेता, पर जिंक नीचे है, तो उसका मतलब उसकी एफिनिटी कम है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर हो जाएगी नहीं। फिर ऐसे FeSO4 और Zn है, तो Fe अब देखते हैं Fe कहाँ है, Fe हमारा ये है और Zn हमारा ये है, तो इसका मतलब FeSO4 और Zn देख रहे हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, FeSO4 का है, तो इसका मतलब कम रिएक्टिव वाले का है, ठीक है। और Zn क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव क्या है, इसको रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस Fe हो जाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही आपकी Al और Cu में रिएक्शन अब दी हुई है, हमको देखना है Cu नीचे है और Al ऊपर है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका दे रखा है, हाई एफिनिटी वाला, तो इसका मतलब ज्यादा एफिनिटी वाला क्या है, ज्यादा रिएक्टिविटी वाला सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो क्या कम रिएक्टिव वाला मेटल इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे CuSO4 प्लस Fe है, तो ये भी हमने देखा था क्या हो जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu, तो कैसे हो गया, Fe क्या है, Fe ऊपर है, Fe यहाँ है और Cu नीचे है, तो सॉल्यूशन कम रिएक्टिव वाला है और ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, तो ये इसको रिप्लेस कर सकेगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब बी एंड डी वाले केस में रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस इजी होते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली निकाल पाएंगे और ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्या कोरोजन की, जंग लगना। तो जंग लगने से भी कई क्वेश्चंस आपके आए, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर में काले कलर की परत आ जाती है, काली काली हो जाती है चांदी। तो चांदी काली क्यों हो जाती है, क्योंकि वायु जो हवा और के साथ उसमें एयर में प्रेजेंट होता है सल्फर, ठीक है, किसके साथ, एयर में प्रेजेंट होता है सल्फर, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड, और ये सिल्वर सल्फाइड रिस्पॉन्सिबल होता है चांदी को काली करने में। तो क्या कैसे चांदी काली हुई, जो आपकी हवा में सल्फर प्रेजेंट है, साथ साथ एयर और वाटर तो है ही है, तो मेन किसकी रिएक्शन हो रही है, सल्फर के साथ, और क्या बना रहा है, सिल्वर सल्फाइड बना रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, कॉपर की। तो कॉपर में एयर के साथ कंबाइन करा, वही वाटर, और वाटर हो गया आपका, और एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और क्या बनाता है, ग्रीन कोटिंग बनाता है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीन कोट है, और ग्रीन कोट किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ही आस्क्ड है। तो ये ग्रीन कोट जो कॉपर के ऊपर आ गया, ये किस किस चीज से बना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया आपका कॉपर कार्बोनेट, और दूसरा आपका हो गया कॉपर के हाइड्रोक्साइड से ये जो बना होता है। तो क्या हो गया आपका कॉपर कार्बोनेट, और दूसरा आपका हो गया कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये दो चीज से मिलके क्या है, ग्रीन कोटिंग दो चीज से रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। चलो बात कर लेते हैं क्या, रस्ट की। तो रस्ट सबको पता है कि आयरन की जब अभिक्रिया पानी और हवा के साथ होती है तो क्या बनाता है, रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए आयरन के ऊपर, आयरन या स्टेनलेस स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जिससे कि फर्दर कोरोजन ना हो पाए, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, और कोटिंग किसकी होती है, जिंक। ऐसे ही कुछ एलॉयज आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस चीज से उसे बना होता है, आपका निकेल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, साथ साथ आपका क्या रह गया इसमें, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक। फिर ब्रास का आपको एलॉय याद रखना है, ब्रॉन्ज का और सोल्डर, ये सारे आपके
एनसीईआरटी के हैं, तो इसको ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, सोल्डर, लेड और टिन, तो ये आपके एज सच एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। तो देखो जो टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। ठीक है, और जो बीच में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इनके क्या हो जाते हैं, इनके ऑक्साइड्स के फॉर्म या सल्फाइड्स के फॉर्म या कार्बोनेट्स के फॉर्म में इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें या तो रोस्टिंग की प्रक्रिया होती है या फिर कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग की प्रक्रिया होती है जब भी आपका ओर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, ये सिर्फ एक बार सुन लो। और कैल्सिनेशन कब होता है, जब आपके ओर्स जो होते हैं वो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखो सल्फाइड के फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रोस्टिंग होती है। अगर कैल्सिनेशन की प्रक्रिया है, तो इसका मतलब यहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, और इससे क्या हो जाएगा, ओर को निकाल लिया जाएगा। जैसे कि आपका हो गया जिंक सल्फाइड, सल्फाइड का ओर है, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, इसे जिंक ऑक्साइड बनाया और SO2 बनाया। इसमें फर्दर क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन होता है कार्बन से, और आपका सिंपल जिंक आपका एज अ मेटल निकल जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड से कार्बोनेट्स के फॉर्म में अगर कोई और प्रेजेंट होता है, तो उसको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के जरिए आप इस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, ये लास्ट में। अब देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया है इसी मेथड से, इसीलिए मैंने पूरा आपको समझाया। मैंने क्या समझाया, इसको फिर से समझेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, निष्कर्षण किसका, धातु का। निष्कर्षण धातु में जो ऊपर होते हैं टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपकी श्रृंखलागत जो आपकी प्रतिक्रियाशील श्रृंखला है, इसमें जो ऊपर में है, मतलब जो हाई रिएक्टिव है, वो डायरेक्टली आप फ्री स्टेट में नहीं पा सकते, उसके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में फॉर्म में भी नहीं पा सकते। तो वो कैसे आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जिसमें एनोड और कैथोड, ये सब इस पूरी प्रक्रिया के प्रोसेस के थ्रू हमें करना होता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, जो हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, ऊपर की साइड होते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगता है। जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, जो बीच वाले हैं, वो आपके किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, उनके ओर्स अयस्क, या फिर उनके होते हैं आपके कार्बोनेट के ओर में अयस्क होते हैं, या फिर आपके कार्बोनेट, सल्फाइड और आपका एक और कौन सा हो गया, ऑक्साइड्स। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड्स के 3 फॉर्म में अयस्क पाए जाते हैं। इनकी कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, इनको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के जरिए आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। रोस्टिंग तब करते हैं जब ओर्स जो होता है, जो अयस्क होता है, मैंने क्या बोला, जब मेटल की बात कर रही हूं, और जब आपका एक ओर है जो कि सल्फाइड ओर है। ठीक है, सल्फाइड ओर है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट अयस्क है। सल्फाइड ओर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें रोस्टिंग की प्रक्रिया लगेगी। कार्बोनेट ओर रहेगा, तो इसमें कैल्सिनेशन की प्रक्रिया लगेगी। रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है इस्तेमाल, इसमें ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल होता है, और सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। फिर इसका रिडक्शन होता है कार्बन की हेल्प से, और फर्दर हमारा मतलब जो हमको चाहिए होता है जिस चीज का और जिस मेटल का, वो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट आउट मिल जाता है। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा, ये तो मैंने आपको टॉप और मिडिल वाले सारे बता दिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया है कि कौन से ऐसे अयस्क हैं, या कौन से ऐसे धातु हैं जो आपके फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं, मतलब वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे आपके नीचे वाले, इसका मतलब आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सब कैसे हैं, ये सब आपको फ्री स्टेट में पाए जाने वाले, प्लैटिनम हो गया, ये सब आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे आपको सब बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, आपका मोस्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए कुछ पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर हमने पढ़ा अब उससे आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की, तो एक तो पीवाईक्यू आपके आते हैं गुण से, जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थे धातु और अधातु की, डायरेक्ट आपसे एक्सेप्शन वाले अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके के, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टीचर टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखो अब क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसा है कि टीचर ने एक सल्फर को स्पून में लिया, ठीक है। क्या किया, टीचर ने सल्फर को स्पून में लिया, ये स्पून बना देते हैं यहाँ पर, ये एक स्पून है, इसमें सल्फर को डाल दिया और क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है। इसको यहाँ से बंसिंग बर्नर पर लगाकर, मतलब एक तरह से गैस पर रखकर इसको हीट किया, ठीक है। हीट किया, इसका मतलब इसकी अभिक्रिया किसके साथ हुई होगी, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई होगी, और क्या बना होगा, SO2 बन गया। अब ये जो SO2 बना, इसको क्या किया, इसको एक जार में रख दिया और इसके ऊपर से लिड कर दी क्या, क्लोज। तो इसका मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की गैस भर गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस किया, अब इसमें यहाँ पर डाला क्या, बर्न करने के बाद यहाँ पर इसमें ऐसे बर्न कर दिया और फिर इसमें क्या किया, इसमें वाटर को ऐड किया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था ये सब, इसमें पानी ऐड किया, तो जब SO2 की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ हो गई, तो क्या यहाँ पर बन गया, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बन गया, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अब ये पूछा गया कि जो सल्फ्यूरस एसिड बना इसका नेचर क्या है, ठीक है। जो सल्फ्यूरस एसिड बना इसका नेचर क्या है, ठीक, और साथ ही साथ ये इस लिटमस टेस्ट में क्या करेगा। तो इसका मतलब, इसका देखो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, आप कैसे इस आंसर तक पहुंचेंगे, सल्फर क्या है, आपका अधातु है। जब अधातु की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बनती है तो ये क्या बन गया, ये आपका मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। और हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। तो मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये कैसा इसका नेचर आ गया, इसका मतलब ये इसका नेचर आ गया एसिडिक, अम्लीय इसका नेचर आ गया, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और एसिडिक इन नेचर है तो लिटमस टेस्ट में क्या करेंगे, वो हमेशा BAR से याद करवाया था, BAR एसिड है तो ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका मतलब इसका लिटमस टेस्ट में क्या परीक्षण आया आपका, ब्लू से ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेड में। किस केस में, जब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो सिंपल, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के डायरेक्टली उसके आंसर पे पहुंचना है तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर एक नॉन मेटल दिया है और इसका ऑक्साइड पूछा है तो वो एसिडिक होगा, अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। और अम्लीय ऑक्साइड क्या करता है, वो एक तरह से ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट करता है अगर लिटमस टेस्ट उसका किया जाए। तो BAR से ब्लू से रेड लिटमस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपका इसमें, जैसे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम क्या है, जो A है आपका मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है एयर में। अब सिंपल, अगर एक सिंपल मैं लॉजिक लगाऊं तो मैग्नीशियम क्या है, मेरे पास एक धातु है, मेटल है, और मेटल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो क्या बना लेगा, यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं, हमको पता है कि ये होते हैं बेसिक इन नेचर। जब ये बेसिक इन नेचर होते हैं तो इसका मतलब ये रेड से क्या कर लेंगे, ब्लू की तरफ चेंज हो जाएंगे, किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन ये कई पूछे हैं, कई बार या किसी हर साल में रिपीट हुए हैं। अगर मेटल दिया है तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा, बेसिक होगा मतलब बेस क्षारीय है, तो वो रेड लिटमस टू ब्लू में हो जाएगा लिटमस टेस्ट में। तो इसके हिसाब से यहाँ पर A क्या हो जाएगा, A आपका मेटल ऑक्साइड बना, तो A क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। और B का नेचर क्या है, मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं आपके, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और लिटमस टेस्ट पूछेंगे तो रेड टू ब्लू ये कर देगा, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और आपका देखो PYQ है कि एक्वस सॉल्यूशन है किसका, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब हमको ऐसा ऑक्साइड देखना है जो कि ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट कर दे, रेड में। ये कौन करता है, एसिडिक ऑक्साइड्स करते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड को पाने के लिए मुझे कोई नॉन मेटल को खोजना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल ही तो होते हैं जो कि हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक
एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो नॉन मेटल मतलब कि मुझे यहाँ क्या देखना है, अधातु को देखना है, अधातु के ऑक्साइड्स को खोजना है। तो कॉपर क्या मेरी अधातु है? नहीं, कॉपर तो मेरी धातु है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। सल्फर क्या मेरी अधातु है? देखते हैं। कैल्शियम क्या मेरी अधातु है? नहीं, कैल्शियम क्या है? मेरी धातु है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है मेरा? मैग्नीशियम अधातु है कि धातु है? तो मैग्नीशियम भी मेरा क्या है? धातु है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। हाँ, सल्फर मेरी क्या है? सल्फर मेरी है अधातु। अब जब सल्फर मेरी अधातु है तो इसका मतलब अधातु के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एसिडिक इन नेचर होने से क्या हो जाते हैं? ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में टर्न करेंगे, BAR एसिडिक ऑक्साइड्स, तो ये क्या हो जाते हैं? मेरे अधातु। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सल्फर ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए इसका कि ए इज, अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। A is added to solution B। मेरे पास कोई एक विलयन है जो कि क्या है? B है। ये मेरे पास B कोई सॉल्यूशन है और इसमें मैंने क्या कर दिया? इसमें A को ऐड कर दिया। ठीक है, A डाल दिया, विच चेंजेस द कलर। तो इसकी B में डाला, B का सॉल्यूशन था, इसमें A ने डाल दिया, A को डाला, तो इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब A क्या है? A मेरे हिसाब से अब इसमें क्या हो जाएगा? A की मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? B से, तभी तो उसने चेंज किया कलर का B का। अब क्या करना है? C इज एडेड टू B। अब C इज एडेड टू B। अगर C को, मेरे पास एक सॉल्यूशन C था, अभी तो मैंने A डाला तो कलर चेंज हो गया। अब C को डाला किसमें? C को डाला हमने किसमें? वापस से B में, जो मेरे पास यहाँ पर B सॉल्यूशन था। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट डज नॉट चेंज द कलर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अब B और C में अगर मैं कंपेयर करूं तो B की क्या है? रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? आपकी C से, या B क्या है? स्ट्रॉन्ग है C से, तो B ने चेंज नहीं किया। तो इस हिसाब से व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ A, B और C? तो इसका मतलब B C से, मतलब C B से बड़ा है और A B से बड़ा है। तो इसके हिसाब से मैं ये लिख सकती हूँ A, B और C। क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ? तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन सा बड़ा होगा, सबसे बड़ा A B C की B C A, इस तरह से, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और ये सारे PYQs इसी टाइप से आए हैं, और आप PYQ सॉल्व करिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है मुझसे पूछिएगा।